सो अब हमारे पास जो जी थर्ड स्टेप है दैट इज, अब हमने पहले हाइपोथेसाइज कर लिया, पैरामीटर को एस्टिमेट कर लिया, अब हम उसको टेस्ट करेंगे कि वो जो हमने हाइपोथेसाइज किया है कि क्या वाकई ही वही डिस्ट्रीब्यूशन बन रही है या नहीं बन रही, राइट? राइट सर। तो उसको टेस्ट करने के लिए हमारे पास कुछ ग्राफिकल टूल्स भी अवेलेबल हैं और हमारे पास तीन तरह के टेस्ट अवेलेबल हैं। ग्राफिकल टूल्स है और तीन तरह के टेस्ट अवेलेबल है, ठीक है। सो नॉर्मली आई स्क्वायर लोग काफी ज्यादा यूज करते हैं, और कॉल्मोग्रोव एंड एंडरसन डार्लिंग टेस्ट यूज किया जाता है। दो इनके इनको हम कंपैरिजन भी करेंगे और ये भी देखेंगे कि कौन सी सिचुएशन के अंदर आप कह सकते हो कि ये टेस्ट ज्यादा सूटेबल है और कौन सी में कौन सा ज्यादा है। जनरली जो काई स्क्वायर टेस्ट है ये बेस करता है हिस्टोग्राम और आपके प्रोबेबिलिटी फंक्शन के ऊपर, जबकि कॉल्मोग्रोव सिमरोव जिसको हम केएस टेस्ट कहते हैं और एडी टेस्ट जिसको हम एंडरसन डार्लिंग टेस्ट कहते हैं, ये दोनों के दोनों डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शंस के ऊपर बेस करते हैं, ठीक है। ये तो पता है ना कि हम डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन कैसे बनाते हैं, याद है ना? जी सर। ठीक है, सो बहरहाल उसको जब हम उनको डिस्कस करेंगे मैं ब्रीफली दोबारा से एक्सप्लेन भी कर दूंगा। ओके, अब हम क्या करने जा रहे हैं कि सबसे पहले हमने गुडनेस ऑफ फिट टेस्ट को जो है वो एनालाइज करना है। सो फर्स्ट हमारे पास जो ग्राफिकल टूल अवेलेबल है विच इज कॉल्ड एज डेंसिटी हिस्टोग्राम प्लॉट एंड फ्रीक्वेंसी कंपैरिजन, ठीक है जी। ओके, जी अब डेंसिटी हिस्टोग्राम प्लॉट से क्या मुराद है कि हम क्या करते हैं, हम अपने डाटा का हिस्टोग्राम ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू द प्रोबेबिलिटी, राइट? राइट। ठीक है, और हम उसी के ऊपर जो हमने हाइपोथेसाइज किया हुआ है, मतलब फॉर एग्जांपल हमने एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन की है, तो हम उन वैल्यूज के अगेंस्ट क्या करते हैं, हम उनकी प्रोबेबिलिटीज कैलकुलेट करके उसकी कर्व हम ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। ठीक। एंड ऑफ कोर्स नॉर्मली क्या किया जाता है कि जब आप इस प्लॉट को कंपेयर कर रहे होते हो, अब सिर्फ एक डिस्ट्रीब्यूशन को नहीं, सो यहाँ में मैंने सिर्फ एक्सपोनेंशियल को लिया हुआ है, सो यू कैन माइट टेक गामा, वेबल, ठीक है, डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशन को कंपेयर किया जाता है और हम ये देखते हैं कि विद रिस्पेक्ट टू हिस्टोग्राम और विद रिस्पेक्ट टू दिस प्रोबेबिलिटी प्लॉट कौन सा हिस्टोग्राम जो है वो इस शेप को जो है वो प्रॉपरली कैप्चर कर रहा है, ठीक है। इज इट एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन, गामा या बीटा, ठीक है, व्हाटएवर, राइट? राइट। सो ये बेसिकली क्या है, अगेन डेंसिटी हिस्टोग्राम प्लॉट एंड फ्रीक्वेंसी कंपैरिजन के हम ग्राफिकली बेसिकली एनालाइज करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। और जो काई स्केल टेस्ट है, काई स्केल टेस्ट बेसिकली इसी आइडिया को यूज करता है, ठीक है। उसको मैं जब हम आएंगे तो मैं एक्सप्लेन करूंगा, सो उस वक्त आप इस ग्राफ को अपने जहन में रखिएगा। काइस के टेस्ट के अंदर अभी हम बेसिकली यही कर रहे होते हैं कि ये जो बेसिकली बार है इसको हम क्या कह देते हैं, बिन, या इसको हम कह देते हैं क्लास, ठीक है। सो काइस के टेस्ट के अंदर भी बेसिकली यही किया जाता है कि इस बिन के अंदर जो फ्रीक्वेंसी है कि क्या उसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो इससे मैच भी कर रही है या नहीं कर रही, ठीक है, राइट। जी। ठीक है। ओके, सो सेकंड जो हमारे पास ग्राफ है चेक करने के लिए गुडनेस ऑफ फिट को, उसको हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन एंड डिफरेंस प्लॉट, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन डिफरेंसेस प्लॉट का क्या मतलब है कि हम दो तरह के डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन बनाते हैं। एक हम डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन बनाते हैं अपनी फिटेड डिस्ट्रीब्यूशन का। फिटेड से क्या मुराद है कि सपोज जैसे मैंने कहा कि मेरे जो डाटा है वो एक्सपोनेंशियली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो मुझे ये पता है कि मेरी एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन का डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन क्या होता है, दैट इज 1 माइनस ई पावर माइनस लैम्डा एक्स, ठीक है। ठीक। ओके, उसके बाद सेकंड हम क्या करते हैं कि जो आपका डाटा ओरिजिनल है आप उसका इंपीरिकल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन बनाते हो। इंपीरिकल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन बनाने का फार्मूला क्या है, दैट इज दिस वन। ओके, वो क्या है कि फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास, जैसे मैं कहता हूँ ये मेरे पास एक्स की वैल्यूज हैं एक्स एक्सिस पे, तो इंपीरिकल मैं कैसे बनाऊंगा, मैं कहूंगा कि जी एक्स की वैल्यू का 0.4 से लेस, ठीक है, रहने के चांसेस क्या हैं। सो नंबर ऑफ एक्सेस दैट इज लेस देन 0.4 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज, सो वो मेरे पास क्या आ जाएगा, उसकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी,
यानी कि उसका डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन आ जाएगा। क्लियर? right, तो हम करते क्या है, हम उस फिटेड डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन की को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं एम्पिरिकल से, ठीक है। सो वो जो रिजल्टिंग प्रोबेबिलिटी डिफरेंस होता है उसको हम ले लेते हैं वाई एक्सिस पे, और एक्स एक्सिस पे हमारे पास एक्स की वैल्यूज आ जाती हैं। अब इसको पढ़ा कैसे जाता है, अगर तो ये आपके जो डॉट्स हैं वो जितना आपकी जीरो लाइन के ऊपर लाई कर रहे होंगे या जितना करीब लाई कर रहे होंगे, इट मीन आपका वो जो फिटेड डिस्ट्रीब्यूशन है वो उतनी एक्यूरेट है, ठीक है। अब ये right, डॉटेड लाइन जितने इस हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर लाई कर रहे होंगे, हम कहते हैं कि ये जो हमने हाइपोथेसाइज किया है इज इट एक्सपोनेंशियल नॉर्मल व्हाटएवर जो भी है, तो वो उतनी ही बेस्ट है। बट जितने ये डॉटेड लाइन वर्टिकल सेंस में होंगे, मीन इस जीरो लाइन से जितना अवे होंगे, दैट इज रिप्रेजेंटिंग कि वो डिस्ट्रीब्यूशन उतनी ही वर्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन है। ओके, right, ओके। इस ग्राफ का जो कॉन्सेप्ट है वो जो अब हमारे नेक्स्ट दो टेस्ट हैं, एस के टेस्ट, सॉरी के एस टेस्ट कलमोग्रोव वाला टेस्ट, और एडी टेस्ट जो एंडरसन डार्लिंग टेस्ट है, वो बेसिकली इस आइडिया पे यूज करता है। गाइस के टेस्ट वो डेंसिटी वाले ग्राफ को बेसिक उस आइडिया पे यूज करता है, जबकि के एस टेस्ट और एडी टेस्ट जो है वो इस ग्राफ के आइडिया पे यूज करता है। सो बेसिकली केएस टेस्ट में हम बेसिकली इस डिफरेंस को हम मिनिमाइज करने की कोशिश कर रहे होते हैं। इस पॉइंट को इस जीरो वाले पॉइंट से हमने देखना होता है कि हाउ वी कैन मिनिमाइज दिस डिफरेंस, राइट। right. और सर ये ग्राफ हम एक्सेल में इसको ये हम एक्सेल में भी बना सकते हैं, लेकिन मैं आपको एक सॉफ्टवेयर करवाऊंगा उसमें। right, लेट्स right, ओके, हम ऐसा करते हैं, आप ऐसा कीजिएगा काइंडली, आपके ड्रॉप बॉक्स में मैंने शेयर किया हुआ है, ड्रॉप बॉक्स में आइएगा, आपके ये मॉडलिंग एंड फिट में एक पड़ा होगा इजी फिट easy, प्रोफेशनल, जी। जी, इसको इजी फिट को ओपन कीजिएगा जरा। हाँ, right. सर सेटअप को हम रन कर दें या फिलहाल जो क्रैक आपने शेयर किया? आपने करना ये है, ओके, जो क्रैक के अंदर जो एक्जी पड़ी हुई है ना, आप उसको रन कर लो। राइट, राइट, जी सर। जी आसफा बच्चे, आपने भी कर लिया है? हेलो। जी सर, मैं कर रही हूँ। सर आप काइंडली आप अपनी स्क्रीन से रिफ्रेश जरा कर दो। जी 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 जी, मैं एक सेकेंड में भी कर। जी जी, ओके, ये इजी फिट आपने करना ये है कि वो जो हमारे पास डाटा नहीं मैंने आपको दिया था एक्सेल में, जी जी सर, उसकी जो एग्जांपल वन वाला डाटा है वो पूरे पूरा सेलेक्ट करके कॉपी करके इधर पेस्ट कर लें। ठीक सर, उसको ऐसे करना है आपने, सिंपली एग्जांपल वन वाले डाटा को पूरे को सिलेक्ट करके कॉपी करें, राइट सर, इस इजी फिट के ऊपर यहाँ पे लाकर पेस्ट कर दें। पेस्ट कर देंगे, ठीक सर। ठीक है जी। फिलहाल मैं आप लोगों को वो दो ग्राफ दिखाने लगा हूँ, ये जो हमने दो ग्राफ बनाए हैं, सो वो हम कैसे बनाते जी सर, हैं। सो इसमें आपने जाना है एनालाइज में, राइट सर, फिट डिस्ट्रीब्यूशंस के ऊपर, राइट सर, ठीक है। सो जो यहाँ पे वेरिएबल है वो मेक श्योर कीजिएगा वो यहाँ पे सिलेक्टेड है, सो वो ऑलरेडी सिलेक्टेड है, ठीक है, राइट, ठीक है। और क्योंकि ये जो डाटा है, क्योंकि हम यहाँ पे वो इंटर अराइवल टाइम वाला ले रहे हैं, सो डाटा हमारा कॉन्टिन्यूस है, ओके। राइट, सो सिंपली प्रेस ओके कीजिएगा, राइट, ठीक है। सो ये जो स्मॉल एफ है, जब आप इस स्मॉल एफ को सिलेक्ट करोगे तो वो आपका ये जो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी वो जो हिस्टोग्राम और डिस्ट्रीब्यूशन दिखा रहा है, सो बेसिकली हमें ये यहाँ पे क्या दिखा रहा है,
ये हमारे पास हिस्टोग्राम बना हुआ आ रहा है, ठीक है, और ग्रीन कलर बेसिकली उस डेंसिटी को रिप्रेजेंट कर रही है। और ये कौन सी डेंसिटी है? ये कोई फेज्ड बी वेबल डिस्ट्रीब्यूशन है। अगर मैं एक्सपोनेंशियल को देखना चाहता हूँ, अगर आप थर्ड नंबर पे क्लिक करें, ठीक है, और साथ ही साथ हमें देखिए वो राइट साइड पे टॉप पे हमें ये उस पैरामीटर की वैल्यू भी बता रहा है। सो एक्सपोनेंशियल का जो पैरामीटर लैम्डा है उसकी वैल्यू क्या आ रही है? 2.5074, ठीक है। राइट सो जिस आप यहाँ पे लेफ्ट साइड पे जिस डिस्ट्रीब्यूशन को क्लिक करेंगे वो उसके अकॉर्डिंगली जो है वो उसको चेंज करता रहेगा, राइट। सो ये बेसिकली हम क्या कर रहे हैं कि हम बेसिकली डेंसिटी हिस्टोग्राम और उस को कंपेयर कर रहे हैं कि कौन सा जो डेंसिटी है वो इस हिस्टोग्राम को प्रॉपर्ली रिप्रेजेंट कर रही है, ओके। राइट जो सेकंड मैंने आपको बताया विच इज बेसिकली द डिस्ट्रीब्यूशन डिफरेंसेस प्लॉट, इसी के अंदर आगे जाके डिफ का बटन है, प्रोबेबिलिटी डिफरेंसेस, जी उस पे अगर आप क्लिक करें तो वो हमारे पास वो वाला प्लॉट आ रहा है, ठीक ठीक है। सो इसमें भी आप जिस भी फंक्शन को क्लिक करना करोगे तो वो आपके पास आ जाएगा, राइट। सो इसकी इंटरप्रिटेशन हमने ये पढ़ी कि ये डॉटेड जितनी सेंटर लाइन के करीब है या मीन जितने हॉरिजॉन्टल इस लाइन के करीब आते जाएंगे इट मीन उतनी वो डिस्ट्रीब्यूशन अच्छी है जो हमने हाइपोथेसाइज की है। और जितने ये इस सेंटर लाइन से अवे होंगे मीन वर्टिकल होंगे उतने ही जो है वो बैड क्वालिटी को या बैड फिटनेस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ओके। ओके, इस सॉफ्टवेयर की एक और भी बड़ी जबरदस्त चीज है, दोबारा से प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन पे क्लिक कीजिएगा। आप इसमें मल्टीपल ग्राफ को कंपेयर भी कर सकते हो, लाइक मैंने स्मॉल एफ पे क्लिक किया, मैं एक्सपोनेंशियल और साथ में अपने अपना कंट्रोल बटन प्रेस करना है, कोई और डिस्ट्रीब्यूशन पे भी क्लिक करो, ठीक है, राइट ठीक है। अब देखिए वो ब्लू कलर एक्सपोनेंशियल को रिप्रेजेंट कर रही है और पिंक कलर जो है वो गामा को रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक है। इसी तरीके से आप जितनी मर्जी चाहो कंट्रोल प्रेस करते हुए आप कर सकते हो आपस में कंपैरिजन, ठीक ठीक है। यही चीज आपको डिफरेंसेस में भी नजर आएगा। इज इट क्लियर? जी जी सर, आपने साथ एक एक्सेल फाइल भी दी हुई थी इजवेट की, क्या कह रहे हो? जब इसको सर ये क्या सर दी तो मैं उन पर उस एनेबल करने सॉरी दोबारा बोलिएगा, आपकी आवाज बहुत ज्यादा कट गई। सॉरी सर, ये इजी फिट की एक्सेल फाइल आपने शेयर की थी, मैं कल रात ओपन कर रहा था तो एड इन्स मांग रहे थे, तो एड इन्स एनेबल करने होंगे मुझे सर। बिल्कुल, वो फिर आप एक्सेल के अंदर जाके वो कर सकते हो, उसके लिए फिर आपको एनेबल करना पड़ेगा। राइट सर, वही सर डेटा एनालिसिस। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ओके सर, ठीक सर। ठीक है जी। इज इट क्लियर? जी ओके। सो नेक्स्ट हमारे पास एक और जो थर्ड ग्राफिकल एनालिसिस मेथड अवेलेबल है विच इज कॉल्ड एज क्यू प्लॉट, जिसको हम क्वांटाइल प्लॉट कहते हैं, ठीक है। सो बेसिकली जब हम क्वांटाइल यहाँ पे कहते हैं इसका मतलब है परसेंटाइल, राइट ठीक है। इसमें हम करते क्या है कि अगेन हम यहाँ पे क्वांटाइल्स, एम्पिरिकल क्वांटाइल्स लेते हैं और हम थ्योरेटिकल क्वांटाइल्स लेते हैं। जब हम एम्पिरिकल क्वांटाइल्स कहते हैं, एम्पिरिकल क्वांटाइल्स मीन जो एक्चुअल आपका सैंपल डाटा है आप उनके क्वांटाइल्स या उनकी परसेंटाइल्स कैलकुलेट करते हो। जब हम थ्योरेटिकल क्वांटाइल्स कहते हैं जो कि हम एक्स एक्सिस के ऊपर लेते हैं, वो हम अपनी उस थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन के जरिए उनके उन क्वांटाइल्स को कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, राइट। अब होता है क्या है कि हम जब हमारे पास एम्पिरिकल क्वांटाइल्स और जब हमारे पास थ्योरेटिकल क्वांटाइल्स आ जाते हैं, हम उनका जब ग्राफ ड्रॉ करते हैं विच इज बेसिकली हम स्कैटर प्लॉट ड्रॉ करते हैं। सो होता ये है कि हमारे पास एक्स एक्सिस पे आ जाते हैं थ्योरेटिकल क्वांटाइल्स और हमारे पास जो वाई एक्सिस होता है यहाँ पे आ जाते हैं एम्पिरिकल क्वांटाइल्स या डेटा आता है। अब यहाँ पे जब हम इसका स्कैटर प्लॉट ड्रॉ करते हैं, अगर आपकी ये लाइन बिल्कुल इस तरह स्ट्रेट बन रही है, ठीक है,
सो जितनी वो लाइन स्ट्रेट होगी दैट मीन उतना ही वो बेटर गुडनेस ऑफ इट को रिप्रेजेंट कर रहा होगा. हेलो, राइट? इज इट क्लियर? जी सर. ठीक है. ओके, अब हम क्या कहते हैं, इसी की हम एक एग्जांपल देखते हैं. सपोज मेरे पास ये एक डाटा है, ठीक है. अब मुझे ये चेक करना है कि क्या ये मेरा डाटा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा. ठीक है. तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि सबसे पहले तो मैंने क्या करना है, अपने उस डाटा को, स्टेप नंबर 1, हम उस डाटा को ऑर्डर कर लेंगे, अरेंज कर लेंगे असेंडिंग ऑर्डर में. ठीक है. देन सेकंड स्टेप पे मुझे क्या करना है, सेकंड स्टेप में मुझे जो है वो उसकी प्रोबेबिलिटीज कैलकुलेट करनी है. अब क्योंकि प्रोबेबिलिटी मुझे, क्योंकि ये चेक करने की क्या ये मेरा डाटा नॉर्मल है, तो मैं जो क्वांटाइल्स कैलकुलेट करूंगा वो विद रिस्पेक्ट टू नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन करूंगा. सो दैट इज कॉल्ड एज अ थ्योरेटिकल क्वांटाइल्स. ठीक है. अब मेरे पास जो डाटा वैल्यूज इन टोटल है वो 10. सो 10 करने के लिए मैं क्या करूंगा, अपनी इस डिस्ट्रीब्यूशन को मैंने उन 10 सेगमेंट्स में डिवाइड कर लिया. सो सेगमेंट नंबर 1, सेगमेंट नंबर 2, 3, 4 अप टू 10. क्लियर? राइट. ठीक है. सो जितने डाटा पॉइंट्स होंगे आपने बेसिकली अपने डिस्ट्रीब्यूशन को उतने पार्ट्स में डिवाइड कर दिया. अब क्योंकि 10 नंबर ऑफ डाटा पॉइंट्स थे, तो इट मीन ईच पार्ट जो है वो आपकी डिस्ट्रीब्यूशन का वो कितना यूज कर रहा है, 10%. ठीक है ना, राइट? सो हम क्या करेंगे बेसिकली, अगर मैं कह दूं कि मैंने सबसे पहले प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी है कि इस परसेंटाइल के अगेंस्ट मेरी जी की वैल्यू क्या होगी, इस परसेंटाइल के अगेंस्ट मेरी जी की वैल्यू क्या होगी, ये Z1 होगा, ये Z2 होगा. इस परसेंटाइल के अगेंस्ट मेरी जी की वैल्यू क्या होगी, विच इज Z3. राइट? सो अब जी की वैल्यू को कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, जी की वैल्यू ये वाली कैलकुलेट करने के लिए दैट मीन वी शुड नो द प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस. ठीक है, कि इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, विच इज वी नो दैट दैट इज 0.1, क्योंकि 10% है ना ईच एरिया. ठीक है. हेलो, हेलो. जी जी. जी सर. जी. अब हमारे पास क्या है कि जो हम फर्स्ट मतलब फर्स्ट Z1 वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे, बिकॉज वी नो दैट दिस एरिया इज 0.1, राइट? 10% की बेसिस के ऊपर. तो इस Z1 की वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए अगेन हम दो टेबल यूज कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था. आइदर यू कैन यूज द स्टैंडर्डाइज्ड नॉर्मल टेबल और आइदर यू कैन चूज द क्यूमुलेटिव स्टैंडर्ड नॉर्मल टेबल. ठीक है. सो अगर मैं स्टैंडर्ड नॉर्मल टेबल, जो कि इस एग्जांपल में मैंने स्टैंडर्ड नॉर्मल टेबल यूज किया है, अगर मुझे Z1, थैंक यू. ओके, ओके, हम क्या कह रहे थे कि हमारे पास ये जो हमने Z1 की वैल्यू निकालनी है, और Z1 का जो लोअर साइड है विच इज इक्वल टू 0.1. 0.1. राइट सर. ठीक है. एंड वी नो दैट ईच साइड ऑफ द नॉर्मल कर्व इज इक्वल टू होता है जी 0.5 के. सो जब मैं 0.5 में से 0.1 सब्ट्रैक्ट करूंगा तो मेरे पास ये सेंटर लाइन से लेके इस लाइन का जो दरमियानी एरिया है वो आ जाएगा विच इज 0.4. 0.4. ठीक है, जिसको हम 40% कहते हैं. अब हम क्या करेंगे, इस 40% को हम यूज करेंगे और देखेंगे स्टैंडर्डाइज नॉर्मल टेबल के अंदर. ठीक है जी. राइट. अब मैं इसको देख रहा हूँ जी स्टैंडर्डाइज नॉर्मल टेबल के अंदर. सो दिस इज बेसिकली अ स्टैंडर्डाइज नॉर्मल टेबल, राइट? सो आपने 0.4 कहाँ पे ढूंढना है, 0.4 आपने इस जगह पे ढूंढना है. ठीक है. सो 0.4 मुझे जो मिल रहा है वो दैट इज अप्रोक्सीमेटली आपके पास जो है 0.4 1. विच इज दिस. ठीक है. नियरेस्ट इनमें से इन दोनों में से नियरेस्ट कौन सा, ये नियरेस्ट है 0.3997. ठीक है जी, यही नियरेस्ट है ना. राइट. ठीक है. सो अब आपकी z की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, 1.2, और इसके ऊपर क्या 8. सो मेरे पास z की वैल्यू होगी 1.28, राइट? राइट. ओके. सो अब हमारे पास जो z की वैल्यू आएगी यहाँ पे, फर्स्ट Z1
ये जो फर्स्ट Z1 है इसकी बेसिकली इसकी इसकी जो फर्स्ट Z1 है इसकी बेसिकली जो वैल्यू आएगी, एक सेकेंड, सो हमारे पास जो फर्स्ट Z1 है इसकी जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 1.28। ओके, एक और चीज याद रखिएगा, क्योंकि लेफ्ट साइड पे तो साथ में यहाँ पे नेगेटिव भी आएगा, क्योंकि वी नो दैट सेंटर में जो z की वैल्यू होती है वो जीरो, सो इट मीन जीरो से जो लेफ्ट साइड पे जितनी भी z की वैल्यू आएंगी वो विद नेगेटिव साइन हम लिखेंगे, और राइट साइड पे जितनी लिखेंगे वो विद पॉजिटिव साइन हम लिखेंगे। ठीक है, राइट, ओके। सो आपके पास जो फर्स्ट Z1 की वैल्यू आई दैट इज अगेंस्ट 10%, वो आ गई -1.28, और वो हमने ये लिखा। ओके, इसी तरीके से जब हम आएंगे Z2 के ऊपर, Z2 का क्या मतलब है, मुझे ये वाली वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो इस Z2 का जो नीचे वाला पोर्शन है वो कितने परसेंट है, 20% है। 20% कैसे है, 10% ये 10% ये, सो टोटल कितना हो गया 20%, राइट। राइट ठीक है, सो अगेन 0.5 में से जब मैंने 20% माइनस किया तो मेरे पास कितना आ गया, बाकी 30%, मीन 0.3, राइट। सर जी। ओके, सो अब हमने क्या करना है, 0.3 को इस टेबल में ढूंढना है। सो 0.3 आपका इस टेबल में कितना है, कहाँ पे है, विच इज इक्वल टू दिस वन, नियरेस्ट वन ये है। ठीक है, राइट सो नियरेस्ट क्या है, विच इज 0.8, और अपर साइड पे क्या है 4, सो 0.84 जो है वो z की वैल्यू हो जाएगी। सो z2 जो है वो इक्वल आ जाएगा, अगेन क्योंकि लेफ्ट साइड पे तो -0.84 आ जाएगा, राइट। जी सर। ओके, ठीक सो मेरे पास जो है वो Z2 की जो वैल्यू आ गई वो आ गई -0.84, दैट इज अगेंस्ट द 20% -0.84। सो आपने क्या करना है, सेम प्रोसेस को अडॉप्ट करते हुए आपने बाकी वैल्यूज को जो है वो कैलकुलेट कर लेना है। राइट ठीक है, ऑब्वियसली 50 पे जो Z की वैल्यू स्ट्रेट हमें पता है वो 0 होगी। ठीक है, जी जबकि 60% पे 0.25 कैसे आएगा, 60% का मतलब ये है कि वो बेसिकली इस Z की वैल्यू की बात कर रहा है, और इसका जो पूरे का पूरा एरिया है वो बराबर है 60% के। सो जब आप राइट साइड की तरफ आओगे तो अब आपने इनमें से ये लोअर वाली प्रोबेबिलिटी मीन 60% के अगेंस्ट जब Z की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो आप क्या करेंगे, इसमें से माइनस कर दोगे किसको, 50% को, विच इज 0.5। ठीक है, दैट इज 10%, विच इज 0.1। सो आपने 0.1 को देखना है, सो 0.1 को देखोगे तो वो आएगा 0.25। ठीक है, राइट ओके। सो अब हमने क्या किया, ये जो हमने z की सारी वैल्यूज कैलकुलेट कर ली, ये आपका आ जाएगा ऑन x एक्सिस। ठीक है, और y एक्सिस पे आपका ये जो अरेंज डाटा है वो स्मॉलेस्ट से लार्जेस्ट वो डाटा आ जाएगा। ठीक है, उनके हमने वो कर ठीक लिया क्वांट। अब हमने क्या कर लिया, हमने इनको जब आपस में प्लॉट किया, हमें ये देखना है कि क्या ये जो डॉटेड्स हैं वो स्ट्रेट लाइन बना रहे हैं या नहीं बना रहे हैं। ठीक है, इट सीम्स कि ये वाले डॉटेड लाइन ऑलमोस्ट स्ट्रेट लाइन बना रहे हैं। ठीक है, क्लियर। जी सर सो यस सर सो इसका मतलब ये है कि हम इस डाटा को देखते हुए ये कह सकते हैं कि शायद ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। क्लियर, राइट सर ठीक है, ओके। अब बेसिकली इस क्यूक्यू प्लॉट की डिफरेंट इंटरप्रिटेशन है। अगर तो ये बिल्कुल एग्जैक्टली इस लाइन के ऊपर लाई कर रहा हो तो हम कहेंगे कि वो जो डाटा है वो उस नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो कर रहा है, मीन उस डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो कर रहा है। अगर एग्जैक्टली उस लाइन को फॉलो नहीं कर रहा, अपर साइड पे जो है वो ब्लेंड हो रहा हो लेकिन अपर साइड की तरफ टर्न हो रहा हो, ठीक है, तो हम कहते हैं कि फिर वो राइट स्क्यूड है। अगर वो ठीक डाउन साइड की तरफ टर्न कर रहा हो तो हम कह देते हैं वो लेफ्ट स्क्यूड है। ठीक है, अगर वो एस शेप बना रहा हो तो इट मीन कि जो हम कहते हैं ना नॉर्मल कर्व ये है,
अगर वो एस शेप बना रहा हो तो इट मीन ये वाले पॉइंट्स है ना वो जरा शॉर्ट रह गए, ठीक है। ठीक। इसी तरीके से अगर वो कुछ इस तरह की शक्ल बना रहा हो तो इट मीन वो टेल्स जो है वो काफी लॉन्ग हो गई हैं, ये टेल काफी लॉन्ग हो गई है। सो जब टेल लॉन्ग होती है इसका मतलब ये है कि पॉइंट्स की इन टेल्स के अंदर अकर होने के भी चांसेस बढ़ गए हैं, राइट। राइट। सो सो बेसिकली दैट इज द बेसिक इंटरप्रिटेशन ऑफ क्यू प्लॉट, कि आप क्यू प्लॉट को यूज करते हुए कैसे बता सकते हो कि कोई पर्टिकुलर जो डाटा है वो कौन सी डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो कर रहा है। फाइन, राइट। ओके। अगेन आप अपने उसी डाटा के ऊपर वापस आइएगा, वो जो सॉफ्टवेयर वाला था। जी कर लिया ओपन? जी जी सर। डाटा हमने डाला। अब इसमें ये देखिएगा यहाँ पे लिखा हुआ है क्यू क्यू, जी सर। ठीक है। सो अब ये जब यहाँ पे आप क्यू क्यू क्लिक करोगे तो अब आपको वो बता रहा है दिस इज ऑन एक्स एक्सिस हमारे पास थ्योरेटिकल वैल्यूज हैं, ऑन वाई एक्सिस के आपके पास डाटा की क्वांटाइल वैल्यूज हैं, और आपने उसको प्लॉट किया। सो अब आप चेक कर सकते हो कि क्या ये डाटा लाइंस की एग्जैक्टली ऊपर लाई कर रहा है। सो इट सीम्स यस, ठीक है, राइट। इसी तरीके से जैसे आप बाकी ग्राफ पे कर रहे थे यहाँ पे भी आप कंपैरिजन कर सकते हो डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशंस का, ठीक है। राइट। सो आप इस क्यू क्यू प्लॉट को यूज करते हुए इस तरीके से आप चेक कर सकते हो। क्लियर हो गया? जी सर। ओके, ओके जी। सो नेक्स्ट हमारे पास जो फर्स्ट, अब हम टेस्ट की तरफ आ रहे हैं, दैट इज बेसिकली अ काई स्क्वायर टेस्ट, जो हमारे पास फर्स्ट गुडनेस ऑफ फिट टेस्ट है। सो डेंसिटी प्लॉट, डिस्ट्रीब्यूशन डिफरेंसेस प्लॉट और क्यू क्यू प्लॉट, वो क्लियर है? जी सर। ओके, सो हमारे पास जो फर्स्ट टेस्ट है व्हिच इज कॉल्ड एज अ काई स्क्वायर टेस्ट, दैट कैन बी यूज्ड फॉर चेकिंग वेदर द डाटा इज फुलफिलिंग द रिक्वायरमेंट ऑफ द थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन और नॉट, ठीक है, कि क्या वो जो आपका डाटा है वो थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन को एग्जैक्टली फिट हो रहा है या नहीं हो रहा। ओके, सो आइडिया हमारे पास काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन का क्या है कि ये बेसिकली कंपेयर कर रहा होता है आपकी प्रोबेबिलिटी डेंसिटी को थ्रू हिस्टोग्राम, हिस्टोग्राम के जरिए वो बेसिकली चेक कर रहा होता है, ठीक है। मीन कि आपकी ये जो डेंसिटी प्लॉट है, इज इट एग्जैक्टली लुक लाइक द शेप ऑफ द हिस्टोग्राम या नॉट, ठीक है। तो इस आइडिया की बेसिस के ऊपर हम काई स्क्वायर कैलकुलेट करते हैं। ओके, अब होता क्या है कि ये जो फिटेड डिस्ट्रीब्यूशन के जरिए हम वैल्यू को कैलकुलेट कर रहे होते हैं उसको हम कहते हैं एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी, ठीक है। सो जो हम थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी से जो हम फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करेंगे उसको हम कहते हैं एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी, जबकि ये जो हिस्टोग्राम जो है, जो हमारा एक्चुअल डाटा होता है उसको हम कहते हैं ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ काई स्क्वायर लैंग्वेज। सो हम बेसिकली कर क्या रहे होंगे कि चेक कर रहे होंगे कि क्या ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी और एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी का जो गैप है और वी कैन मिनिमाइज, जितना ये गैप मिनिमम से मिनिमम होगा इट मीन आपका जो थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन है वो आपके एक्चुअल डाटा को उतना ज्यादा प्रॉपरली शो कर रही है, रिप्रेजेंट कर रही है। क्लियर? ओके, सो बेसिकली काई स्क्वायर जो है वो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी को कंपेयर कर रही होती है विद द हिस्टोग्राम। ओके, सो अब सबसे पहला इशू क्या होता है काई स्क्वायर में, क्योंकि ये कंपेयर कर रही होती है डेंसिटी को हिस्टोग्राम के जरिए, तो इट मीन हमारा जो फर्स्ट प्रॉब्लम है हमें ये डिसाइड करना है कि हमने हिस्टोग्राम की कितनी बार बनानी है, मीन नंबर ऑफ क्लासेस, जिनको हम यहाँ पे बिन्स का नाम दे रहे हैं कि हमने कितने बिन बनाने हैं, दैट्स द मेन इशू, ठीक है। सो हाउ वी विल सिलेक्ट कि जी हमें नंबर ऑफ बिन्स कितने बनाने हैं, क्योंकि जितने हम बिन कम बनाएंगे शेप कुछ और होगी, नंबर ऑफ बिन्स आप इंक्रीज करोगे
तो आपकी शेप कुछ और बन जाएगी, राइट? राइट सर। ठीक है, सो दैट इज ओ आई, जिसको हम कह रहे हैं दैट इज द ऑब्जर्व्ड डाटा या ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी दैट इज रिप्रेजेंटिंग विद रिस्पेक्ट टू बेंस। और एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी जैसे मैंने आपको पहले बताया, ये हम कैलकुलेट कर रहे थे थ्रू थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, कि आपकी इस डिस्ट्रीब्यूशन के अंडर कितने बेंस आ रहे हैं, नंबर ऑफ बेंस कितने आ रहे हैं। राइट ओके ओके, सो अब हमने करना क्या है, ये बेसिकली हमारे पास रिप्रेजेंट हो रहा है रिप्रेजेंटिंग द पेन। बेसिकली A1 से A2 हमारी फर्स्ट क्लास या फर्स्ट ग्रुप या बिन की रेंज को रिप्रेजेंट कर रहा है, मीन ईच बिन की विड्थ कितनी होगी, जिसको हम क्लास इंटरवल कहते हैं। सो हमने बेसिकली K क्लासेस बना ली। ठीक है, हर बिन के अंदर उसकी हमने प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी है। सो हाउ वी कैन कंप्यूट आउट द प्रोबेबिलिटी, सो हम प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट कर सकते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द नेक्स्ट पॉइंट। ठीक है, कि नेक्स्ट पॉइंट पे डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन की वैल्यू क्या है माइनस प्रीवियस पॉइंट पे डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन की वैल्यू क्या है। राइट ठीक है, सो जब हम माइनस करते हैं सो वी विल गेट द प्रोबेबिलिटी बिटवीन दीज टू पॉइंट्स, राइट? राइट ठीक है, इसका बेसिकली पॉइंट क्या है, सपोज जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, सपोज मेरे पास नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, मुझे अगर सपोज मैं कहता हूँ ये मेरा A1 पॉइंट है, ये मेरा A2 पॉइंट है, तो मुझे ये वाली प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी है इस पूरे बिन की। ठीक है, तो मैं क्या जी सर। करूंगा, मैं करूँ इसका डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन यानी कि f ऑफ A2। ठीक है, ये मैं कैलकुलेट करूंगा। f ऑफ A2 का क्या मतलब है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज लेस देन और इक्वल टू A2। ठीक है, सो दैट मीन मुझे ये सारी की सारी एरिया की प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी है माइनस, अब मुझे क्या करना है, प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी है A1 के लोअर की, दैट इज f ऑफ A1। सो f ऑफ A1 अगेन क्या है कि मुझे प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी है x इज लेस देन और इक्वल टू A1। ठीक है, सो हम करेंगे क्या, लार्जर प्रोबेबिलिटी में से स्मॉलर प्रोबेबिलिटी माइनस करेंगे तो मेरे पास इस बिन की वैल्यू आ जाएगी। ओके, राइट so that is representing कि how we will calculate कि उस bin की या उस bit की या उस class की probability क्या है। ओके, so क्योंकि हमें जो कंपेयर कर रहे होते हैं वो हम probability नहीं बल्कि frequency कंपेयर कर रहे होते हैं। ठीक है, सो फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करने के क्या करोगे कि हम इस प्रोबेबिलिटी को मल्टीप्लाई कर देंगे अपने सैंपल साइज से, राइट? सो राइट that resulting answer is called as the expected frequency। राइट ओके, फॉर एग्जाम्पल जैसे यहाँ पे मैंने एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन का केस दिया हुआ है। वी नो दैट एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन का जो डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन होता है दैट इज इक्वल टू दिस। आइदर आप इसको इस चक्कर में लिख सकते हो या फिर आप इसको लिख सकते हो e की पावर माइनस लैम्डा एक्स, जबकि जो लैम्डा है वो यहाँ पे बराबर है 1/बीटा के। ओके, राइट ठीक है, क्योंकि ये वाला टाइम की शक्ल में है, ये वाला रेट की शक्ल में है। राइट सो अगेन हमने क्या किया है, हमने नेक्स्ट पॉइंट को पुट करते हुए डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन की वैल्यू निकाली, प्रीवियस पॉइंट को पुट करते हुए डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन की वैल्यू निकाली माइनस प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लाई बाय n, सो दैट वुड बी कॉल्ड एज द एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी। ओके, राइट ठीक है, सो ये वाला केस जो है, ये वाला केस हम यूज करते हैं जब आपके पास जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो हो कॉन्टिन्यूस। ठीक है, कॉन्टिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन में हम ये वाला सिनेरियो यूज करते हैं, बट अगर आपके पास जो थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन है वो डिस्क्रीट हो तो उसमें आपकी एक्सपेक्टेड को कैलकुलेट करने का ये वाला फार्मूला होता है दैट इज n into pi। n अगेन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है एंड pi इज द प्रोबेबिलिटी। ठीक है, ठीक सर ठीक ओके, सो अब हम जो एग्जांपल भी करेंगे वो हम एक कॉन्टिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन की करेंगे और एक हम डिस्क्रीट की करेंगे, बट बिफोर दैट हमारे पास जो अकाई स्केयर है, इसमें हमारे पास जो टेस्ट है उसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, जो अकाई स्केयर टेस्ट की वैल्यू है दैट इज इक्वल टू
ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी माइनस एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी, उसका हम स्क्वायर कर लेंगे और डिवाइड कर देंगे उसको एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी से और उसको हम सम कर लेंगे, सो दैट वुड बी द आंसर ऑफ अ काई स्क्वायर। ठीक है, ये आ गया टेस्ट स्टैटिस्टिक। इस टेस्ट स्टैटिस्टिक्स को आप कंपेयर करते हो विद द क्रिटिकल वैल्यू। ठीक है, कि आपने इस टेस्ट स्टैटिस्टिक को कंपेयर करना होता है विद द क्रिटिकल वैल्यू, और क्रिटिकल वैल्यू किसके बराबर है, दैट इज इक्वल टू काई स्क्वायर अल्फा इनटू वी, जिसको हम डिग्री ऑफ फ्रीडम कहते हैं। ठीक है, अब ये जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है ये बराबर होती है इक्वल टू नंबर ऑफ बिन्स मीन नंबर ऑफ क्लासेस। ठीक है, या माइनस नॉर्मली ये प्लस की सेंस में क्या मीन आप इसको कर सकते हैं -1 माइनस नंबर ऑफ एस्टिमेटेड पैरामीटर, या आप ब्रैकेट में करके यहाँ पे प्लस कर सकते हो। ठीक है, अब यहाँ नंबर ऑफ एस्टिमेटेड पैरामीटर से क्या मुराद है, अगर एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन को आप चेक करें सो वी नो दैट कि इसके पैरामीटर 1 होते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा 1। अगर आप नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को चेक करें तो इट मीन वी नो दैट कि इसके पैरामीटर 2 हैं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम डिस्क्रीट में एग्जांपल लें तो पॉइसन के पैरामीटर कितने होते हैं 1, तो वहां पे 1 आ जाएगा। अगर मैं बाइनोमियल को चेक करूं तो वहां पे 2 आएगा, क्योंकि वहां पे 2 पैरामीटर होते हैं n और p। ठीक है, ओके, लास्टली अब हमने डिसीजन करना है। डिसीजन क्या करना है, क्योंकि हम टेस्ट कर रहे हैं तो हमारे पास 2 तरह की स्टेटमेंट होगी, एक होती है H0 स्टेटमेंट, एक होती है H1 स्टेटमेंट। ओके, H0 स्टेटमेंट कह रही होगी कि जी डेटा जो है वो आपकी उस डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो कर रहा है, डेटा इज फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, व्हाटएवर द डिस्ट्रीब्यूशन इज इट पॉइसन और एक्सपोनेंशियल और व्हाटएवर। जबकि H1 क्या कहेगा कि जो डेटा है वो आपकी डेटा इज नॉट फॉलोइंग द डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, फॉलोइंग द डिस्ट्रीब्यूशन। क्लियर? ओके, सो बेस्ड ऑन दीज टू हाइपोथेसिस अब 2 तरीके हैं। नंबर 1 कि आप पी वैल्यू को यूज कर सकते हो, क्योंकि जो जो सॉफ्टवेयर्स हैं वो आपके हमेशा पी वैल्यू को कैलकुलेट करके देते हैं। सो आपने क्या करना है, जो पी वैल्यू की बेसिस के ऊपर डिसीजन कैसे करना है। अगर आपकी पी वैल्यू जो है वो आपके डिसाइडेड अल्फा से, ठीक है, बड़ी आ जाए, बड़ी और इक्वल आ जाए। ठीक है, अब ये डिसाइडेड अल्फा क्या होता है, इसको हम कहते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ रिजेक्शन या लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। वो हम 1% रख लेते हैं नॉर्मली, या 5% रख लेते हैं। अगर हमने 1% अगर हमने अल्फा रखा हुआ तो इसका मतलब ये है कि हमारे डिसीजन के अंदर 1% एरर मौजूद है। सो इन अदर वर्ड्स वी कैन से कि हम 99% कॉन्फिडेंट हैं अबाउट दिस डिसीजन। अगर आपने अल्फा 5% रखा हुआ है तो हम कह सकते हैं कि वी आर 95% कॉन्फिडेंट अबाउट दिस डिसीजन, या इन अदर सेंस वी कैन से कि हमारे डिसीजन के अंदर अप टू 5% तक एरर मौजूद है। ठीक है, ओके, सो डिसीजन क्राइटेरिया क्या है कि अगर तो ये वाला कंडीशन पी वैल्यू जो है ग्रेटर देन और इक्वल टू आ जाए अल्फा से, तो हम क्या कहते हैं, एक्सेप्ट H0। ठीक है, एक्सेप्ट H0। सो एक्सेप्ट H0 का क्या मतलब है कि वो डिस्ट्रीब्यूशन डेटा जो है उस पर्टिकुलर डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो कर रहा है। ठीक है, अगर आपकी पी वैल्यू जो है वो लेस देन आ जाए अल्फा से, तो दैट मीन रिजेक्ट H0। सो इसका मतलब ये है कि वो डेटा उस डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो नहीं कर रहा। क्लियर? इज इट क्लियर? ओके, जो सेकंड मेथड है कि हम क्या करें, बजाय इसकी कि हम पी वैल्यू को यूज करें, हम टेबुलर मेथड यूज करें, जिसको हम कहते हैं हम क्रिटिकल रीजन यूज करें। तो हम क्या कहते हैं कि जो कैलकुलेटेड वैल्यू है काई स्क्वायर, ठीक है, इसको हम क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं ग्रेटर देन और इक्वल टू काई स्क्वायर अल्फा इनटू वी। सो हमेशा आपने काई स्क्वायर में इसको कंपेयर करना है। ये आपकी कैलकुलेटेड वैल्यू होगी, साइन हो जाएगा ग्रेटर देन और इक्वल टू, और यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, काई स्क्वायर अल्फा वी। सो ये वो वैल्यू है जो आपने इस फार्मूला से कैलकुलेट की होगी, और ये वो वैल्यू है जो आप टेबल से कैलकुलेट कर रहे होगे। ठीक है,
right, ठीक है। ठीक है। सो अगर तो ये वाली स्टेटमेंट हो जाए ट्रू, इफ दिस इज ट्रू, सो हम क्या करेंगे, रिजेक्ट एच नॉट। ठीक है जी, रिजेक्ट एच नॉट। इफ दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स, ठीक है, मीन अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाए तो हम क्या कहेंगे, एक्सेप्ट एच नॉट। क्लियर। राइट, सो दो तरीके हैं, आइदर आप टेबुलर वे से यूज कर सकते हो या पी वैल्यू। सो सॉफ्टवेयर हमेशा हमें पी वैल्यूज देते हैं, जबकि मैनुअली हम ज्यादातर क्रिटिकल रीजन को यूज कर रहे होते हैं। ठीक है। सो फिलहाल मैं आपको जो है वो क्रिटिकल रीजन की बेसिस के ऊपर पढ़ा रहा हूँ कि क्रिटिकल रीजन की बेसिस पे जब आप मैनुअली सॉल्व कर रहे होते हो तो आप कैसे इस चीज को कंप्यूट आउट करोगे। तो उसके लिए हम जो ठीक, फर्स्ट एग्जांपल ले रहे हैं वो हम ले रहे हैं जी, हम ये ज्यूम कर रहे हैं कि हमारा जो डाटा है वो पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो कर रहा है। ठीक है। राइट, सो डाटा हमने ये लिया है, दैट इज द नंबर ऑफ डिफेक्ट्स। ठीक है, इन अ प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। हमने जो सैंपल लिया वो हमने 60 प्रिंट बोर्ड लिए हैं और हमने उनकी फ्रीक्वेंसी को नोट किया है कि इन 60 बोर्ड के अंदर 0 डिफेक्ट्स हमें 32 टाइम्स मिले, 1 डिफेक्ट हमें 15 दफा मिले, 2 डिफेक्ट हमें 9 टाइम्स मिले, 3 डिफेक्ट हमें 4 टाइम्स मिले। फोर। ओके। ओके, एक मेरा क्वेश्चन है, डिफेक्ट और डिफेक्टिव में डिफरेंस क्या है? डिफेक्टिव सर वो पर यूनिट का जो होता है। बिल्कुल, वेरी गुड। जब आप डिफेक्टिव की बात कर रहे हो तो दैट मीन यस नो सेंस है। ठीक है, मीन वो बाइनोमियल बर्नौली आ गया चीज। जब आप राइट, डिफेक्ट जब आप डिफेक्ट की बात करते हो तो दैट मीन रेट की आप बात कर रहे हो। सो रेट मीन पॉइसन का सेंस आ गया। ठीक है ना। राइट, ओके। सो अब हमने करना क्या है, ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी, हमने ये वाला डाटा नोट किया हुआ है। सो सबसे पहले हमने ये चेक करना है कि क्या ये डाटा जो है वो पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो कर रहा है या नहीं। तो हम क्या करेंगे, क्योंकि वी नो दैट जो पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन का फार्मूला होता है वो होता है ई पावर माइनस म्यू, म्यू पावर एक्स ओवर एक्स का फैक्टोरियल। ठीक है, यही होता है। सो हमें बेसिकली म्यू की वैल्यू को कैलकुलेट करना है एंड वी नो दैट कि म्यू जो है हमने मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेट से किया था विच इज इक्वल टू एक्स बार। ठीक है, यही जी, किया, ठीक है ना। ठीक, सो इट मीन मुझे इसकी एक्स बार कैलकुलेट करना है। सो एक्स बार कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, हमारे पास ये क्या कहलाता है एक्स, ये क्या कहलाएगा एफ। ओके। सो राइट, एक्स बार का यहाँ पे फॉर्मूला क्या बन जाएगा, समेशन एफ एक्स ओवर समेशन एफ। ठीक है, समेशन एफ मीन एन, राइट। सो राइट, हम क्या करेंगे, 0 मल्टीप्लाई बाय 32 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 15 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 9 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 4। सो मेरे पास जो रिजल्टिंग आंसर आएगा, और डिवाइड किस पे करेंगे, टोटल इनके सम से, और इनका सम कितना है 60। सो मेरे पास जो म्यू की वैल्यू है, सो बेसिकली एक्स पर क्या है 0.75। सो इस 0.75 से क्या मुराद है कि 0.75 डिफेक्ट्स आते हैं पर सर्किट बोर्ड। ठीक है, सो नंबर ऑफ डिफेक्ट्स पर सर्किट बोर्ड। क्लियर। राइट सर, ओके। अब ये तो हम हमारे पास, क्योंकि हमने काई स्केयर कैलकुलेट करना है और काई स्केयर के लिए हमारे पास जो फार्मूला होता है उसके अंदर हमें ओ आई और ई आई चाहिए। ठीक है, ओ आई क्या होता है, जिसको हम कहते हैं ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी, दैट मीन जो आपके एक्चुअल डाटा वैल्यूज हैं वो। ठीक है। ठीक, अब हमें एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करनी है। एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, अभी हमने ऊपर डिस्कस किया कि अगर डिस्क्रीट है तो एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है n इंटू पी आई। n क्या है, दैट इज द सम ऑफ फ्रीक्वेंसी, मीन इसका सम, जिसको हम कहते हैं 60 है यहाँ पे। और जबकि पी आई क्या है, दैट इज द प्रोबेबिलिटी। ठीक है, फॉर ईच नंबर ऑफ इफेक्ट, मीन 0 की प्रोबेबिलिटी क्या है, 1 की प्रोबेबिलिटी क्या है, 2 के आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 3 के आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, राइट। राइट, सो हम क्या करेंगे, सो सबसे पहले तो हम प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू 0।
सो जब हम विद रिस्पेक्ट टू जीरो प्रोबेबिलिटी पुट कर रहे हैं तो इट मीन एक्स की वैल्यू क्या होगी जीरो. सो ई पावर माइनस म्यू, म्यू हमने कैलकुलेट किया हुआ है 0.75, वो आ गया 0.75 पर 0 डिवाइडेड बाय 0 फैक्टोरियल. सो दिस इज द प्रोबेबिलिटी फॉर अकरिंग द जीरो डिफेक्ट. राइट. ठीक है, इसी तरीके से हमने 1 की, इसी तरीके से हमने 2 की कैलकुलेट कर ली, और 3 और मोर की अब हमें प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी है. तो वो हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? वी नो दैट कि जो एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन है उसकी रेंज क्या होती है, 0 टू इन्फिनिटी. ठीक है, सो 1 माइनस, अगर मैं क्या करूं, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज लेस देन 3. ठीक है, ये किसके बराबर होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 है. सो ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 की निकालनी है तो मैं 1 में से माइनस कर दूंगा किसकी प्रोबेबिलिटी, 0 की, 1 की और 2 की. तो मेरे पास ये वाली प्रोबेबिलिटी आ गई ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 के डिफेक्ट आने की. ओके, राइट. सो अब मैं करूंगा क्या, मुझे एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी निकालनी है. सो एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला हमने पढ़ा n इंटू पी आई. ठीक है, सो मेरे पास जो फर्स्ट एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी आएगी वो आएगी 60 मल्टीप्लाई बाय फर्स्ट प्रोबेबिलिटी 0.7472, राइट. इसी तरीके से जो सेकंड क्या आएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस मल्टीप्लाई बाय 60. थर्ड क्या आ जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस मल्टीप्लाई बाय 60. नेक्स्ट दिस मल्टीप्लाई बाय 60, राइट. राइट. ठीक है, सो वो जो रिजल्टिंग टेबल आया वो हमने यहाँ पे ये लिख लिया. ओके, सो इस प्रोबेबिलिटी के अगेंस्ट एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी क्या, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है. क्लियर? राइट. ओके, अब काई स्क्वायर के अंदर ये कहा जाता है, इस टेस्ट के अंदर ये कहा जाता है कि अगर आपकी कोई एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी 5 से लेस है, ठीक है, मीन अगर कोई आपकी एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी 5 से लेस है तो आप उसको उसकी पिछली फ्रीक्वेंसी के अंदर ऐड कर दो, राइट. दैट इज बेसिकली आवर रूल, क्योंकि वो बेसिकली इंडिकेट कर रहा होता है कि इट मीन माइट बी पॉसिबल कि वो आपकी प्रॉपर ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा. ठीक है, वो बहुत ही कोई छोटी वैल्यू है. तो इसलिए क्या हम करते हैं कि अगर आपकी एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी लेस देन 5 हो तो हम उसको प्रीवियस में ऐड कर देते हैं. सो यही काम हमने यहाँ पे किया. सो 3 और मोर की एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी ये थी तो हमने उसको प्रीवियस में ऐड कर दिया. जब हमने प्रीवियस में ऐड किया सो वी विल गेट 10.44. ठीक है, तो आपके पास अब नंबर ऑफ डिफेक्ट्स, इसका मतलब है अब हम देख रहे हैं 0, 1 और 2 और मोर. ठीक है, क्योंकि इन दोनों को हम ऐड कर चुके हैं. राइट. ठीक है, ओके. अब हमारे पास क्या आ गया कि हमने बेसिकली एक तो काई स्क्वायर कैलकुलेट करना है, उसके लिए हमारे पास ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी भी आ गई, उसके लिए हमारे पास एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी भी आ गई. ठीक है जी. और एक तो हम यहाँ से कैलकुलेट करेंगे काई स्क्वायर. दूसरी जो चीज हमें चाहिए राइट साइड वाली, विच इज काई स्क्वायर अल्फा इनटू वी. अब ये जो v है ये क्या होता है, दैट इज बेसिकली द नंबर ऑफ बेंस. सो नंबर ऑफ क्लासेस कितनी है यहाँ पे, 3. राइट. ठीक है, -1 माइनस ये क्या है, दैट इज कॉल्ड एज द नंबर ऑफ पैरामीटर्स. सो पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन के पैरामीटर कितने हैं, 1 म्यू म्यू. सो इसलिए 1 आ गया. सो 3 -1 तो इसका मतलब है इस v की जो वैल्यू हमने कैलकुलेट की विच इज 1. क्लियर? राइट. ओके, सो अब हम क्या करेंगे अब हम सबसे पहले तो जी ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट कर रहे हैं. सो सॉरी काई स्क्वायर हम कैलकुलेट करें. काई स्क्वायर कैलकुलेट करने के लिए मैं क्या करूंगा, मेरे पास आ जाएगा जी 32 माइनस दिस मीन ओ आई माइनस ई आई करूंगा. ओके, और फिर साथ में मैं क्या करूंगा, उसका करूंगा स्क्वायर, मीन 32 माइनस दिस देन उसका स्क्वायर और डिवाइडेड पे क्या करूंगा, ई आई. ओके, सो ये 3 वैल्यूज मेरे पास आ जाएंगी और देन मैं क्या करूंगा, इनका सम कर लूंगा. सो वही काम हमने यहाँ पे किया है. सो मैंने यहाँ पे क्या किया है,
OI माइनस EI उसका स्क्वायर डिवाइडेड बाय EI, OI माइनस उसकी कॉरस्पॉन्डिंग EI डिवाइडेड बाय EI। सो जो सबको जमा करने के बाद मेरे पास का स्क्वायर का आंसर क्या आ गया 2.94, राइट। राइट ठीक है, सो ये कैलकुलेटेड वैल्यू है। अब मुझे क्या करना है, मुझे अब क्रिटिकल वैल्यू मीन राइट साइड वाली वैल्यू निकालनी है। सो उसके लिए जो अल्फा मैंने डिसाइड किया वो 5% किया। इट्स अप टू यू, आप 5% कर लें या 1% कर लें। अब ये मैंने यहाँ पे लिंक दिया हुआ है, इसको आप क्लिक करके आपको ये काइस के टेबल में ले जाएगा। वो कुछ इस तरह का होगा जिसमें यहाँ पे आपके पास लिखा होगा वी मीन 1 2 3 अप टू सो ऑन, ठीक है, राइट। और यहाँ पे आपके पास होगा अल्फा की वैल्यू, मतलब 0 पॉइंट जैसे आ जाएगा 0.1 0.05 या समथिंग लाइक दैट, राइट। सो आपने बेसिकली 1 को कंपेयर करना है अगेंस्ट, क्योंकि हमारे पास अल्फा जो है वो 0.05 है। सो यहाँ पे जो वैल्यू होगी वो आपकी काई स्क्वायर की वैल्यू होगी, ठीक है। ठीक सो वो मेरे पास वैल्यू जो वो ऑलरेडी है दैट इज 3.841, ठीक है। ठीक ओके, अब हम क्या करेंगे, जो कैलकुलेटेड वैल्यू है उसको कंपेयर करेंगे जो हमारे पास टेबुलर वैल्यू आई है, और साइन क्या ग्रेटर। इफ दिस स्टेटमेंट इज ट्रू तो हमने कहा था रिजेक्ट एच नॉट, इफ दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स एक्सेप्ट एच नॉट। सो इसका मतलब ये है कि 2.94 इज नॉट बिगर देन दिस, सो इट मीन ये स्टेटमेंट फॉल्स है, तो हम क्या कहेंगे एक्सेप्ट एच नॉट। एक्सेप्ट एच नॉट का क्या मतलब है, इट मीन कि ये वाली जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो कर रही है ये डाटा जो है। राइट इज इट क्लियर? जी सर ओके, अब हम यही का स्क्वायर ही अप्लाई कर रहे हैं फॉर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन क्या था, दैट इज बेसिकली अ डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, जबकि नॉर्मल के कॉन्टिन्यूस है। गुड ओके, सबसे पहले तो हमारे पास ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी गिवन है। अब हमने क्या करना है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को यूज करते हुए हमने उसकी एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करनी है। यहाँ पे मैं उसको एफ ई कह रहा हूँ, ठीक है। सो एफ ई कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, हम जी वैल्यूज कैलकुलेट करेंगे हर क्लासेस की। वो हम कैसे करेंगे, लाइक सपोज मेरे पास जो डाटा है वो ये है कि वो कह रहा है कि मेरे पास 500 डोनेशंस हैं, ठीक है, जिनका एवरेज डोनेशन $10 है और उसका स्टैंडर्ड डेविएशन है $2। मुझे चेक करना है कि क्या ये नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है या नहीं, ठीक है। और ऑब्जर्व किया है कि अमाउंट स्पेंड लेस देन $6, 6 से $8 के दरमियान, 8 से $10 के दरमियान, 10 से $12 के दरमियान। सो ये मेरे पास फ्रीक्वेंसी क्लासेस आ गई। सो कितने लोग हैं जिन्होंने 6 से कम डॉलर्स दिए हैं, वो 20 हैं। कितने लोग हैं जिन्होंने 6 से 10 के दरमियान दिए हैं, वो है 60 एंड सो ऑन। सो टोटल क्या आ गया 500, क्लियर। जी सो एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करने के लिए मुझे एरिया निकालना है। एरिया का क्या मतलब है, प्रोबेबिलिटी। सो दैट मीन फर्स्ट क्लास के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी है, दैट इज लेस देन 6, ठीक है जी। राइट सो मुझे ये वाली प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी है। इट मीन अगर ये वाली मुझे प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी है तो इसका मतलब ये है कि मुझे इसके कॉरस्पॉन्डिंग क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, जी की वैल्यू को कैलकुलेट करना पड़ेगा, राइट ठीक है। सो अब जी की वैल्यू को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या है, दैट इज एक्स माइनस म्यू ओवर सिग्मा, ठीक है। राइट सो हम क्या करेंगे, दैट इज 6 माइनस म्यू कितने 10 डिवाइडेड बाय सिग्मा कितने 2, ठीक है। वहां से हमारे पास क्या आ जाएगी, जी की वैल्यू आ जाएगी, ओके। सो जी की जब हमने वैल्यू कैलकुलेट की वो क्या आ गई जी, विद दिस फार्मूला -2, ठीक है ना। जी सो आपने इस नेगेटिव साइन को इग्नोर करते हुए आपने करना है क्या, आपने क्योंकि हमने एरिया निकालना है दिस वन, राइट
म्यू है जी 10, ओके, एक्स की वैल्यू क्या जी 6, हमने ये वाला एरिया निकालना है, इसके कॉरस्पॉन्डिंग यहाँ पे जी की वैल्यू क्या होती है 0, तो यहाँ पे जी की वैल्यू क्या आ गई थी -2। सो आपने z टेबल में जाना है और 2.0 को 0 में देखना है। सो यहाँ पे मैं स्टैंडर्ड टेबल देख रहा हूँ। सो जब मैं 2.0 को 0 में देख रहा हूँ तो मेरे पास प्रोबेबिलिटी क्या आ गई, ये वाली, ठीक है। सो ये बेसिकली ये जो प्रोबेबिलिटी आई है, ये आई है 6 से लेके 10 के दरमियान, राइट। राइट सर। क्योंकि मुझे प्रोबेबिलिटी निकालनी है ये वाली, तो ये वाली निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, 0.5 में से इसको माइनस कर दूंगा तो मेरे पास ये आंसर आ जाएगा, ओके। राइट। सो इसका मतलब ये हो गया कि $6 से लेस की प्रोबेबिलिटी क्या आ गई 0.0228, और उस क्लास के अगेंस्ट मुझे जो एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, 0.0228 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा सम ऑफ फ्रीक्वेंसी विच इज 500, ठीक है। सो ये जो इसका जो आंसर आएगा वो मेरा क्या होगा, एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी कहलाएगा, ठीक। ठीक है जी। सो वो मैंने बेसिकली ये सारी की सारी कैलकुलेट करके यहाँ पे लिख दी, ठीक है। अब यहाँ पे इसका मतलब क्या है, सो बेसिकली हमने फर्स्ट एरिया जो निकाला था 0.228, हमने इसको 500 से मल्टीप्लाई किया, तो इस क्लास की मेरे पास एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी क्या आ गई, 11.40, ओके। राइट। ओके, अब हमने क्या करना है, अब हमने प्रोबेबिलिटी निकालनी है 6 से लेके 8 के दरमियान। सो इसका मतलब ये है कि मुझे अब प्रोबेबिलिटी चाहिए ये वाली, म्यू कितना है जी 10, 6 यहाँ पे कहीं पे होगा और 8 यहाँ पे कहीं पे होगा, इट मीन मुझे प्रोबेबिलिटी चाहिए अब इसके दरमियान की, ओके। सो हमने अभी जो एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट की थी फॉर फर्स्ट क्लास हमने कैलकुलेट की थी, राइट, विच इज लेस देन 6। इसी तरीके से अब हमने क्या करना है, अब हमने एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करनी है बिटवीन 6 to 8। सो उसके लिए हम क्या करेंगे, हमें 6 to 8 की प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी पड़ेगी, राइट। सो 6 to 8 की प्रोबेबिलिटी हम कैसे निकालेंगे, हम पहले 6 के अगेंस्ट z की वैल्यू निकालेंगे, वो हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, विच इज z1 -2.00 थी, राइट। इसी तरीके से हम क्या करेंगे, हम z2 की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे, विच इज 8 minus 10 divided by 2, विच इज आ जाएगी आपके पास -1.00, ठीक है। अब आप करोगे क्या, अपने 2.0 को 0 में देखना है, वो जो वैल्यू आई होगी उसमें से आपने माइनस करना है किसको, 1.0 को 0 में जो वैल्यू आएगी, राइट। मसलन लाइक आप क्या करोगे, ये काम दिस वन 2.0 को 0 में देखना है, सो आपके पास क्या आ गया, दिस वन, ठीक है। देन आपने क्या करना है, 1.0 को 0 में देखना है, तो ये आ जाएगा, ठीक है जी। सो इसका मतलब ये है कि 0.4772 में से हम माइनस कर देंगे किसको, 0.3413 को, क्लियर। सो ये जो रिजल्टिंग प्रोबेबिलिटी आएगी दैट वुड बी बिटवीन 6 to 8, ठीक है जी सर। सो वो जो 6 to 8 के दरमियानी प्रोबेबिलिटी है विच इज अप्रोक्सीमेटली 0.14, राइट। सो इस 0.14 को आपने क्या करना, मल्टीप्लाई कर देना है 500 से, तो आपके पास एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी आ जाएगी, ठीक है। सो इसी तरीके से हमने प्रोबेबिलिटी निकालनी है बिटवीन 6 to 10 और उसकी प्रोबेबिलिटी को मल्टीप्लाई कर देंगे विद 500, देन आपके पास जो 10 to 12 आप प्रोबेबिलिटी निकालोगे उसको आप मल्टीप्लाई कर दोगे 500 से, एंड सो ऑन, ठीक है। सो लास्ट केस में क्या है कि हमने 14 से ग्रेटर प्रोबेबिलिटी निकालनी है और हम अगेन इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 500 से, तो हमारे पास जो है वो एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी आ जाएगी विच इज दिस वन, ठीक है।
सो ठीक ये हमने एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज निकाल ली। ओके, अब हमने करना है क्या, अगेन हम काई स्क्वायर का फॉर्मूला लगा रहे हैं। सो ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी माइनस एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी उसका स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी, सो वी आर गेटिंग द वैल्यू ऑफ काई स्क्वायर। ठीक है, राइट सो मेरे पास काई स्क्वायर का टोटल आंसर क्या आ गया, दैट इज दिस वन। ओके, ठीक सर सो अब हम क्या कर रहे हैं अब हम वही हाइपोथेसिस बेसिकली कर रहे हैं। सो कि हाइपोथेसिस एच नॉट के डेटा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, एच वन ये है कि नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, और अल्फा मैंने रख लिया 5%। ठीक है, अब मेरे राइट पास वैल्यू क्या होती है, काई स्क्वायर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू काई स्क्वायर अल्फा कॉमा वी। सो वी क्या है, विच इज कॉल्ड डिग्री ऑफ फ्रीडम। सो वी की वैल्यू क्या होती है, नंबर ऑफ observations mean number of bins, so number of classes या number of bins कितने हैं, that is 1 2 3 4 5 6, right? राइट ठीक है, सो हमारे पास जो v की वैल्यू आ जाएगी या डिग्री ऑफ फ्रीडम, ये 3 कैसे आया, 6 माइनस 1 माइनस नंबर ऑफ एस्टिमेटेड पैरामीटर। सो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के पैरामीटर कितने होते हैं, 2। 2 ठीक है, सो आंसर क्या आ गया, 3। सो दैट मीन हमारा डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या आ गया, 3। क्लियर? राइट सो काई स्क्वायर मस्ट बी ग्रेटर देन होना चाहिए काई स्क्वायर अल्फा कॉमा वी। सो दैट इज काई स्क्वायर इज ग्रेटर देन काई स्क्वायर अल्फा, हमने अज्यूम कर लिया 5%, 0.05, और वी की वैल्यू क्या, 3। सो हम क्या करेंगे, काई स्क्वायर का टेबल अगेन यूज करेंगे, 3 को हम देखेंगे 0.05 में, और उसके केस में टेबल की वैल्यू को निकालेंगे, और टेबल की वैल्यू क्या आ रही है, 7.815। 815 ठीक है, सो अब इस कैलकुलेटेड का स्केल की वैल्यू है 336.33, जब जबकि टेबल की वैल्यू है 7.815। इज दिस स्टेटमेंट ट्रू, यस। ठीक है कि 336 is greater than 7.81, yes. So if this statement is true, so we will reject h naught. राइट सर ठीक है, सो अगर h naught रिजेक्ट हो गया तो इट मीन ये डेटा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो नहीं कर रहा। नहीं ठीक इज इट क्लियर? जी सर